हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस नंबर 1 पे। दोस्तों, यूथ पब्लिकेशन की सीरीज में आज हम लोग जीव विज्ञान का डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग मानव प्रजनन तंत्र के विषय में डिस्कशन करेंगे। इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पिछले के एग्जाम में पूछे जा चुका है, उन सबका हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। और इससे पहले का पार्ट जो है उसको कंप्लीट करके यूट्यूब चैनल पर डाला जा चुका है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसे भी पहले देख लें, जिससे आपको और अधिक लाभ मिल सके। और यह जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे ग्रुप डी है, एसएससी जीडी है, बीपीएससी है, बिहार दरोगा है या बिहार एसएससी सीजीएल है, उन सब में यह बहुत ही मददगार साबित होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रजनन तंत्र जो है, प्रजनन तंत्र का पहला प्रश्न है, माँ के गर्भ में बच्चा डैश के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो माँ के गर्भ में बच्चा जो है वो बीजांडासन या इसको प्लेसेंटा भी बोलते हैं, उसके माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लैंगिक प्रजननशीलता प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 प्रतिरूप मौजूद होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव नरों में मूत्र एवं वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूत्र मार्ग कहा जाता है, जिसके माध्यम से मूत्र एवं वीर्य दोनों का प्रवाह होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है। तो गतिशील जीवाणु कोशिका को नर युग्मक कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि डैश शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। जो लैंगिक प्रजनन शामिल हो तो उसमें और अधिक विविधता उत्पन्न हो जाता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? तो अलैंगिक प्रजनन में नए जीव आनुवांशिक रूप से जनक माता पिता के समान होते हैं। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है। तो पुरुष का प्राथमिक यौन अंग जो होता है वो वृषण होता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सीगैमी क्या कहलाता है। सीगैमी क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग देखते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। सीगैमिक जो है एक शुक्राणु का एक अंडाणु से संयुग्मक को हम लोग क्या बोलते हैं? सीगैमी बोलते हैं। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है। तो जो गर्भाशय होता है वो अपने आप को तैयार करता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गर्भाशय डैश के माध्यम से योनि में खुलता है। तो गर्भाशय किसके माध्यम से योनि खुलता है? तो यह जो है गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि में खुलता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है। तो इम्प्लांटेशन जो है वह एक गर्भाशय के लाइनिंग में युग्मजन की जुड़ना जो है कहलाता है। यह इम्प्लांटेशन है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोटेस्ट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती हैं। जो प्रोटेस्ट ग्रंथि होती हैं वो मूत्राशय के नीचे मौजूद होती हैं। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रोटेस्ट क्या है। तो प्रोटेस्ट जो है एक ग्रंथि है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है। तो अंडा जो है अंडाशय से कोख में डिंडवाहिनी के माध्यम से लाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, उसको गर्भनाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गर्भनाल कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाया जाने वाला प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है। तो प्लेसेंटा ऊतक द्वारा क्या किया जाता है? तो यह भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालता है और भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करता है। प्लेसेंटा क्या करता है? तो प्लेसेंटा जो है वह भ्रूण से जितने भी अवशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकालता है तथा भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है।
अगला प्रश्न है गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है? तो गर्भाशय में भ्रूण को पोषण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो प्लेसेंटा के द्वारा प्रदान किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्रदान करने में मदद करता है? इसका भी हम लोग डिस्कशन किए हैं, गर्भनाल या प्लेसेंटा कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है उस अंग का नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है वृषण डैश में उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। तो वृषण जो होता है वो अंडकोश की थैली में उदर गुहा के बाहर विकसित होता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निषेचन के परिमाण स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? तो निषेचन के बाद जो है युग्मनज का निर्माण होता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? तो जो युग्मक है वह प्रजनन कोशिका है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? तो महिलाओं में यौवन की शुरुआत जो है वह रजोदर्शन से होता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मादाओं में जो अंडाणु उत्पादन होता है इसकी प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो मानव शरीर में निषेचन की क्रिया जो है वो फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनुष्य में निषेचन डैश में होता है। तो मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। अभी इसका हम लोग ऊपर डिस्कशन किए हैं। सही आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है डिंड के साथ शुक्राणु का निषेचन डैश में होता है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? फैलोपियन ट्यूब हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को पिलाया जाता है जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम क्या प्रदान करता है? कोलोस्ट्रम क्या प्रदान करता है? तो कोलोस्ट्रम जो है वह रोग प्रतिरोध शक्ति को प्रदान करता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है गर्भ निरोधक गोलियों में डैश शामिल होता है। गर्भ निरोधक गोलियों में क्या शामिल होता है? तो प्रोजेस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन गौण मिश्रण होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जितनी भी गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं उसमें प्रोजेस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन जो है वो शामिल होता है। अगला प्रश्न है प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोरावस्था की इस स्थिति को क्या कहते हैं? इसको यौवन कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है डैश उस उम्र का नाम है जिसके दौरान मानव पुरुष और महिलाओं के प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाते हैं। गोनाइड्स युग्मकों और सेक्स हार्मोन्सों का उत्पादन शुरू कर देता है और मानव यौन के प्रति परिपक्व हो जाता है। तो इसका सही आंसर किशोरावस्था है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मक नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होता है? सही आंसर ऑप्शन बी निषेचन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है शुक्राणुओं का निर्माण डैश में होता है। शुक्राणुओं का निर्माण किस में होता है? तो शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुरुषों में वृषकोष शरीर के बाहर क्यों होता है? तो पुरुषों में वृषकोष शरीर के बाहर इसलिए होता है क्योंकि जो शुक्राणु निर्माण होता है वो शरीर का जो तापमान होता है उसकी तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। जिस शुक्राणु के निर्माण के लिए जो शरीर का तापमान होता है उससे कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए यह जो है वो शरीर के बाहर स्थित होता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है पुरुषों में कितने अंडकोश होते हैं? तो पुरुषों में जो है वह 2 अंडकोश होते हैं। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है डैश बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक के रूप में कार्य करता है। तो जो भ्रूणपोष होता है वो बढ़ते हुए भ्रूण के लिए पोषक ऊतक के रूप में कार्य करता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु के शरीर में ले जाती है। तो यह जो है वह शुक्रवाहिका है। क्या है? शुक्रवाहिका है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं शुक्राणु अस्थायी रूप से डैश में रखे जाते हैं। तो शुक्राणु जो होता है वह अधिवृषण में क्या होता है? रखे जाते हैं। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मनुष्यों में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है? तो पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा क्या है? शुक्रवाहिका जो है वह पुरुष प्रजनन का एक हिस्सा है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महिला का जनन अंग नहीं है? तो जो शुक्रवाहिका है वो महिला का जनन अंग नहीं है, जबकि यह पुरुष का जनन अंग है। जबकि गर्भाशय, अंडाशय एवं फैलोपियन ट्यूब यह जो है महिला जनन अंग का हिस्सा है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा अंडकोश नहीं है, जब अंडाशय नहीं है, जबकि अंडकोश, वृषण एवं शुक्रवाहिका जो है यह पुरुष प्रजनन प्रणाली का क्या है? हिस्सा है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मदा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? तो जो शुक्रवाहिका है वो मदा प्रजनन का एक हिस्सा नहीं है, जबकि अंडाशय, गर्भाशय एवं योनि जो है वह मदा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। तो गर्भाशय इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मादा रोगाणु कोशिकाओं या अंडे किसमें निर्मित होते हैं? मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किसमें निर्मित होते हैं? तो यह जो है अंडाशय, ओवरी में निर्मित होता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्राफियन पुटक यानी फॉलिकल की गुहिका को क्या कहा जाता है? तो उसको जो है कोटर कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाला जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाले जनन कोशिकाओं को मदा युग्मक कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश के द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं। तो शुक्रवाहिका के द्वारा जो है शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या एक जनन प्रजनन अवयव नहीं है? तो जनन प्रजनन अवयव नहीं है, इसका सही आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय ग्रीवा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करता है, जिसको हम लोग मूत्र मार्ग कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भ्रूण एक विशेष तंतु का सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, उस तंतु को क्या कहते हैं? तो उस तंतु को जो है भ्रूणनाल कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा लाया जाता है? तो अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक जो है वह बीज वाहिका के द्वारा लाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग अंडों को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? तो यह जो है फॉलोपियन ट्यूब होता है, जो अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है। अगला प्रश्न है, उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखा जाता है? तो उस विधि को जो है गर्भ निरोधक कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्यतः अनुवांशिक सामग्रियां पाई जाती हैं? तो जो शुक्राणु होता है उसमें अनुवांशिक सामग्रियां पाई जाती हैं। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसव पीड़ा की दीवारों में संकुचन के कारण होता है। प्रसव पीड़ा जो है वो किसके दीवारों में संकुचन के कारण होता है? तो गर्भाशय की दीवारों में संकुचन के कारण होता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? तो परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन जो है वो वृषण में होता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास में लगभग कितने महीने लगते हैं? तो लगभग 9 महीने लगते हैं। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का निर्माण कब होता है? तो निषेचन के परिणाम स्वरूप जो है युग्मनज का निर्माण होता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में निषेचन अंडा डैश के स्तर में प्रत्यारोपित होता है। तो गर्भाशय में जो है क्या होता है? प्रत्यारोपित होता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निषेचित अंडा युग्मज
किस में समाविष्ट हो जाता है? तो यह सभी जो है ये गर्भाशय में समाविष्ट हो जाता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण बहता है? तो यह जो है वो गर्भाशय की परत से टूटने से होता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं डैश हो सकती हैं? तो यह जो है वंशागत हो सकती है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर जनन कोशिका का उत्पादन डैश में होता है? तो नर जनन कोशिका का उत्पादन कहाँ होता है? तो वृषण में होता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर डैश बनाते हैं? तो नर और मादा युग्मक जो आपस में मिलकर ये युग्मज बनाते हैं। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुरुष प्रजनन तंत्र के उस अंग का पहचान करें जो शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक ही मार्ग का निर्माण करता है? तो वह जो है वह मूत्र मार्ग है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विदलन विभाजन से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कोशिका का आकार घट जाता है, यह इसका सही कथन है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्राव डैश में प्रवेश करता है? तो प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्राव जो है वह मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निषेचित अंडा युग्मज डैश की परत में समाविष्ट हो जाता है? तो यह जो है गर्भाशय की परत में समाविष्ट हो जाता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस भाग की पहचान करें जहां पुरुष प्रजनन भाग में जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो पुरुष प्रजनन भाग में जनन कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, शुक्रवाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नालिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो उसको जो है मूत्र मार्ग कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुछ महिलाओं में कुछ समस्या के कारण फलन नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति में फलन के लिए ताजे निकलने हुए अंडे एवं शुक्राणु को शरीर के बाहर कुछ घंटे तक एक साथ रखते हैं, जिससे क्या बोलते हैं? जिसको विट्रो कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रजनन है, परखनली शिशु क्या है? तो परखनली शिशु क्या है? तो जब डिंब का निषेचन परखनली में होता है लेकिन यह गर्भाशय में विकसित होता है तो इसको हम लोग परखनली शिशु कहते हैं। अगला प्रश्न है, यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान डैश होता है? तो यौन प्रजनन अभिभावक का योगदान जो है उसके वंशाणु का आधा भाग होता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है? मादा प्रजनन कोशिका का नाम अंडा है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वह प्रोटीन, विटामिन से एवं खनिज पदार्थ है, जिसको हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।